हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो कल मेरा जो पॉडकास्ट मैंने अपलोड किया था, बहुत लेट नाइट अपलोड किया था, जल्दबाजी में, पता नहीं कहाँ कैसे कमेंट्स ऑफ हो गए थे, तो मैंने सुबह उसको ठीक कर दिया था। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने पॉइंट आउट किया कि कमेंट्स ऑफ हो गए हैं। और मैं सुबह देख रही थी, कमेंट्स नहीं है, मुझे लगा ऐसे नहीं आए होंगे, बट एनीवेज। अब इसी बात से मुझे याद आया, जो डब्बा जी ने पर्पसली कमेंट्स ऑफ किए थे, वो पॉइंट मेरा रह गया था बताना। वो हुआ क्या था, मुझे कई लोगों ने मैसेज करके भी बताया और रेडिट पे भी आ गया था कि जब डब्बा ने नहीं, सबा इब्राहिम ने जब पहली बार अपना वीडियो अपलोड किया था, जिसमें लास्ट में बेडरूम में सैफी, कृष्णा, कृष्णा आई थिंक रिकॉर्ड कर रहा होगा, या सनी तो था ही, उसकी अम्मा जी थी और सबा इब्राहिम जी थी, जब हंसी मजाक कर रहे थे कि सैफी तेरी शादी कब होगी, तू कमाता तो है नहीं। तो सैफी ने कहा था कि शादी करने वाली मतलब जो लड़की आएगी वो अपने साथ लेके आएगी पैसा। और इस पे सनी ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं भी तो नहीं कमाता था, तो सालू लेके आई ना सब पैसा। तो ये पार्ट बाद में ट्रिम किया गया। हुआ ये होगा कि जब सालू जी ने देखा होगा या सनी ने देखा होगा, इस पे बात पे पतंगड़ बना होगा या इसको फटाफट मैसेज आने लगे होंगे, तो इसको अब जब ट्रिम करना पड़ता है ना, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तुम्हें वीडियो में जाना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा, फिर वो प्रोसेसिंग में टाइम लेगा, तो इतने में तो कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो इसने इमीडिएटली कमेंट्स ऑफ किए होंगे और उसके बाद उसने जो भी थोड़े बहुत कमेंट्स आए होंगे डिलीट कर दिए होंगे और वो पार्ट हटाया होगा। अब वो पार्ट हटाने की इसलिए इसे जरूरत पड़ गई क्योंकि इसने तो ये पोर्ट्रे किया था कि भाई सनी तो बहुत अच्छी नौकरी करता था। फ्रेंड्स, सबको पता नहीं सनी की सच्चाई, जो मैं अपने मीरा रोड में बैठ के बता नहीं सकती थी क्योंकि वो सच्चाई थी नहीं, इसलिए मुझे भोपाल भाग के जाना पड़ा। पूरा वीडियो बनाया मैंने, सनी की सच्चाई। आप ये मत कहो वो जॉबलेस है, ये मत कहो वो बेरोजगार है। फ्रेंड्स, वो तो बहुत बड़ी सऊदी में नौकरी करता था। बेचारे को एक कमरे में, एक शेयर्ड कमरे में, एक गंदे से कमरे में एक बंदे के साथ रूम शेयर करके रहना पड़ा था। लेकिन नहीं, वो एक बहुत बड़ी नौकरी करता था। उसके बाद तो कंपनी वाले कह रहे थे तुम्हारे बिना कंपनी चलेगी कैसे। तो कैसे बता दे कि उसका पति बेरोजगार था, क्योंकि यहाँ तो पकड़े गई ना। सनी खुद ही कह रहा है मैं भी तो नहीं कमाता था, सबा लेके आई ना। तो ये था रीजन सबा के कमेंट्स ऑफ करके वो पार्ट ट्रिम करने का। तो चलिए, अभी मैंने भाभी जी के 2 व्लॉग्स देखे हैं, भाई साहब के 1-2 देखे हैं और वो भाई साहब का सॉन्ग देखा है। भाई सॉन्ग तो मुझसे झेला ही नहीं गया। आई एम सो सॉरी, मुझसे झेला ही नहीं गया। मुझे लगा कोई रोमांटिक स्टोरी होगी, कुछ स्टोरी होगी, पता नहीं क्या। मैं तो स्किप कर करके 4 स्क्रीनशॉट्स लिए। मैंने कहा बस इस ये नहीं हो पाएगा हमसे, ये नहीं हो पाएगा। अब भाभी जी का व्लॉग, भाभी जी ने स्टार्ट किया है व्लॉग बनाना। भाई पैसे की कमी हो गई, बनाना तो पड़ेगा ही ना। यूट्यूब का करियर चल तो रहा ही है ना, बंद तो नहीं हो गया है। तो कंटिन्यू रखोगे तो लोग देखते भी रहेंगे, तो इनको बनाना पड़ता है। अब इन्हें पता नहीं बनाने में इंटरेस्ट नहीं है या आ नहीं रहा है। भाई 5 साल से तुम किसी लाइन में हो तो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि पब्लिक क्या देखना चाह रही है। और कुछ नहीं समझ आया तो भाई तुम्हारी जो ननद है वो क्या दिखा रही है, क्योंकि उसके इतने व्यूज आ रहे हैं। ये कोई रॉकेट साइंस तो है ही नहीं। और रेडिटर्स है भाई, तुम्हारी फैमिली पे पूरे 2 सब रेडिट बने हुए हैं जिसपे इतने कमेंट्स आते हैं, दिन रात चर्चा चलती है। तुम्हारे पॉडकास्टर है जो डेडिकेटेड तुम्हारी फैमिली पे अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है इतना टाइम बर्बाद करने के बाद भी। लेकिन तभी भी इन्हें समझ नहीं आती, दीपिका कक्कर एंड शोएब इब्राहिम, हाउ कैन यू बी सच अ बिग लूजर। तुम्हारे पास सब कुछ है, तभी भी तुम कंटेंट क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो। चलिए, मैडम जी कहती है कि आज ना मेरी तबीयत खराब है, थोड़ी सी मैं लो फील कर रही हूँ, ये है वो है, लेकिन फिर भी मैंने ना ऑर्गेनाइजर्स मंगा के मैंने ना अपने घर की सफाई की है। वेरी गुड। एक कैंसर पेशेंट, सो कॉल्ड कैंसर पेशेंट, जिसको अभी रिकवर करना है, उसको 2-3 महीने बेड लिए हुए हैं और उसको अभी ऑल क्लियर नोटिस भी नहीं मिला है, लेकिन वो घर की सफाई में लग गई है। भाई तुम घर की सफाई करोगे, धूल भी उड़ेगी, बॉडी भी थकेगी। ऐसे में बॉडी को रेस्ट देना चाहिए या घर की सफाई करनी चाहिए। कंटेंट की इतनी भारी कमी है। ये दिखा रही है कि मैंने एक बास्केट लगा दी, मैंने इसमें क्लचर डाल दिया, गाइस एक कैंडल लेके आई थी फिर मैं, और कुछ नहीं तो एक डस्टबिन रखा है मैंने, जैसे बाल बाल निकाले हो। और मैं देख रही हूँ, मैंने कहा ये भाई ये औरत का ये लेवल आ गया। हालत देखो, अच्छे से तैयार तो हो जाओ बहन। बहन जी, अगर तुम्हें व्लॉग बनाना है तो बाल तो कॉम्ब कर लो, थोड़ा सा लाइट मेकअप कर लो। तुम 1 मिलियन लोगों के सामने आ रहे हो सकता है तुम्हारे जो टीवी सीरियल में जब तुम आती थी ना, हो सकता है 1 मिलियन देखते भी ना हो, लेकिन तुम्हें अभी तो देख रहे हैं ना। तो दुपट्टा तो चादर की तरह जो ओढ़ लेते हो दोनों ननद और भाभी, वो तो ठीक से ओढ़ लो। और ये भाई
दिखा रही है एक-एक चीज़ें। मुझे लगा ये देखने के लिए हम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं क्या? लोग देख भी कैसे रहे हैं? इतना बोरिंग कंटेंट। मैंने ऑर्गेनाइज़र्स मँगा लिए हैं, मैंने ड्रॉअर ऑर्गेनाइज़ कर लिया है और या मैंने ऐसे ज़रूरत के सामान रख दिए हैं कि मैंने एक कॉर्नर में एक बास्केट लगा दी है, जो सामान यूज़ नहीं होता है वो मैंने वहाँ रख दिया है। फिर ये वाली मुझे ऐसा रैक मिल गया था वहाँ से और नीचे मैंने रूहान के डायपर्स रख दिए हैं। भई ये सब सजाया है, ये 3 दिन ऐसे नहीं रहने वाला। जहाँ जगह मिलेगी वहाँ तुम सामान रखना शुरू कर दोगे और ये कोई कंटेंट होता है? भाई सब सबा इब्राहिम गई हुई है, तुम अपना जाल फैलाओ, अपनी अम्मी जी को बुलाओ जो तुम्हारे घर के 2-3 पपेट हैं, 2 पपेट बचे हैं, 1 पपेट तो वहाँ पे चली गई, बेटी खाला। अब रिज़ा, रेहान जो पपेट हैं, उनके ऊपर जो तुमने इन्वेस्ट किया था ना इतने सालों से, जो तुम लेके आए थे, उनको यूज़ करो क्योंकि तुम्हारी ननद ना फालतू में फ्री में यूज़ कर रही है उन्हें चिल्लर देके। तो तुम उन्हें यूज़ करना सीखो, थोड़ी अकल लगाओ। अगर अपना करियर सँभालना है ना, यूट्यूब करियर, बाकी करियर तो चौपट हो चुका है, तो यूट्यूब करियर बचा है और उसी के दम पे तुम्हें इज़्ज़त मिलेगी या इज़्ज़त तो वैसे इस ख़ानदान में अदरवाइज़ तो मिलने वाली नहीं है। पैसे के दम पे ही पूरे इस इब्राहिम फ़ैमिली में पूरे इब्राहिम ख़ानदान में पैसे के दम पे इज़्ज़त मिलती है। तो पैसा तो बना लो। यहाँ पे व्यू दिखा रही है, देखो मैं अपने बेडरूम का व्यू देती हूँ। हाँ, हमने तो क्रिब हटा दी है, ये हमारा बेडरूम है। इतना बड़ा वाटरमेलन पिलो रखा है, भाई इसको फेंको सबसे पहले तो। और यहाँ पे देखो ये वाला अलग साइड है, यहाँ पे मुझे वॉलपेपर लगाना है, ये मुझे मिरर के सामने ये करना है, ये मेरी चेयर रखे। भाई मैं चेयर को देख के सोच रही हूँ, मैंने कहा इस चेयर पे मार्बल का फर्श है और इस चेयर पे कौन बैठता होगा? इसके नीचे जो मैट वगैरह लगता है ना तब बैठा जाता है। अगर ऐसी चेयर पे कोई बैठ जाए तो सीधा स्लिप होकर पीछे भागेगा, भाई अब कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है एंड इट्स वेरी रिस्की, स्पेशली अम्मी जी बैठ जाएँ और अम्मी मतलब दीपिका की मम्मी के लिए भी और माताजी जो हमारी जगत अम्मी जी हैं, उनके लिए तो बहुत ही बड़ा रिस्क है भाई। और ये गद्दे गद्दे का सीन मुझे समझ नहीं आई, गद्दे ऐसे फोल्ड होके किसके लिए पड़े होते हैं? ये एक बार तो ये दीपिका के लिविंग रूम में पड़े थे, अब ये धर्म दादा या निक्कू-विक्कू इन्हीं के घर में सोते हैं कि गद्दा-वद्दा बिछा के कभी-कभी। तो हैं तो ये इनके मास्टर बेडरूम में क्यों पड़े हैं? स्पेशली जब ये दिखा रही है अपना व्यू तब तो हटा लेती। फिर जी चल पड़े, गाइस अब हम जा रहे हैं, बहुत दिनों बाद शॉपिंग करने जा रहे हैं। ईद मिलाद आ रहा है उसकी शॉपिंग करने और सब लोग बहुत दिनों बाद जा रहे हैं। भाई तुम सब लोग इसी बिल्डिंग में रहते हो, तुम रोज जा सकते हो, जाओ तो सही। सालू जी चल पड़ते हैं जैसे अपना थैला लेके और अपना मुंह लेके रोज अपनी शॉपिंग करने। हैदर के लिए फर्स्ट टाइम हमने हरे रंग का कपड़े लिए, हैदर के लिए हमने फर्स्ट टाइम जूते लिए। अच्छा एक चीज कल कहना भूल गई थी, जब वो शूज दिखा रही थी ना हैदर के, कोई लाया होगा इसके रिश्तेदार, तो सनी कहता है ओ शूज, शूज लेके आए हैं। अरे भाई जूते ही बोलते, नहीं बोलना चाह रहा तो अब ये रेहान और रिजा को लेने आ गए हैं। भाई ठीक है भाई, सारे अम्मी जी सब जाएंगे क्योंकि अभी सालू जी नहीं है तो सालू जी का कब्जा नहीं है इस घर पे, वरना तो सालू जी पूरा कंट्रोल करके रखती है कौन कब किसके ब्लॉग में फुटेज देगा। और चल पड़े हैं पूरे सब लोग। जनाब का तो चश्मा ही नहीं उतर रहा, जनाब को तो वही पता ही नहीं, भाई बच्चा को उठा लो, थोड़ी देर खिला लो, बच्चे के साथ बॉन्डिंग बना लो। लेकिन जनाब को हीरोगिरी में इंटरेस्ट है ज़्यादा। जनाब ने गाना जो लॉन्च किया अपना, भाई गाना लॉन्च किया उसमें भी 1 मिलियन व्यूज़ तक नहीं आए हैं। जनाब के 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। मैडम जी दीपिका कक्कर इब्राहिम, मैं दीपिका कक्कर इब्राहिम बोल रही हूँ, तो उसके 4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। दोनों मिला के भी बेचारे 1 मिलियन लोगों ने देखा नहीं है। माता जी जब आई है ना तो मुझे सही में लगा सबा इब्राहिम आई है। बाद में जब थोड़ा क्लोज आई तो देखा माता जी है, क्योंकि सबा इब्राहिम भी ऐसे ही चलने लगी है ठुमक ठुमक के ना, उससे भी नहीं चला जाता है, उसके अभी भी घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया अभी से ही। माता जी आई, अच्छा हाँ, खाना खिलाने ले जा रहे हो, सूट दिलाने ले जा रहे हो, फटाफट आएंगे हम, सालू को मत बोलना तुम्हारे बिलाग में आए थे। माता जी चल पड़ी और ये सब चल पड़े। माता जी ने थोड़ा सा फॉर्मेलिटी निभाई कि भैया बच्चे के साथ थोड़ा सा फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। वहाँ पे सालू की दादी बहुत प्यार कर रही है कि ऐसा ना हो कि अम्मी को भूल जाए लोग, अम्मी को बिलाग में पूरी इंपॉर्टेंस बनी रहनी चाहिए, तभी लाइफ में इन लोगों की लाइफ में हमारी इंपॉर्टेंस बनेगी। अम्मी को भूल गए बिलाग में लेना तो अम्मी को वैसे ही भूल जाएंगे, वैसे ही पैसा वो देना बहुत कम कर दिया, इतना सूट भी नहीं दिलाती सालू अभी, तभी दीपिका के बिलाग में आएंगे, दीपिका कभी कभी घुमा देगी, सूट दिला देगी अम्मी को, और क्या चाहिए, घूमना फिरना खाना सूट पहनना, बस इतनी सी तो डिमांड है अम्मी की, और कुछ भी नहीं है। एक बार पुराने ब्लॉग में ना मैंने क्लिप भी लगाई थी, दीपिका और शोएब कहीं गए थे डला और अम्मी से पूछते हैं अम्मी तुम्हें क्या पसंद है, अम्मी ने कहा घूमना और सूट। मतलब बचपन से यही तमन्नाएं हैं, खाना मिल जाए, सूट मिल जाए, घूमना मिल जाए। और एक उनकी बेटी की तमन्ना है एग्जैक्ट वही तमन्ना, उसके साथ साथ उसे तमन्ना भाटिया भी बनना था और बाकी घूमना, सूट मिल जाए और खाना, बस। अब ये कहीं गाइस हम सिर्फ लेडीज लेडीज यहाँ बैठी है, वो बात और है कि धर्म दादा लेडीज के साथ रह के थोड़े लेडीज जैसे हो गए हैं, लेकिन क्या करें वो गाइस है। बाकी रूहान रूहान भी लड़का है लेकिन फिर भी लेडीज लेडीज जा रही है इस कार में।
अम्मी जी बैठी थी आगे, अम्मी जी को भैया स्पेशल रिस्पेक्ट दी जा रही है क्योंकि भई दीपिका की मॉम को बच्चा सँभालने के लिए बोला गया है। दीपिका का बच्चा पीछे रिज़ा के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता था, वो तो बैठता है आराम से, लेकिन नहीं दीपिका की मम्मी ही सँभालेगी और माताजी क्यों नहीं सँभाल सकती भई? माताजी भी तो दादी हैं, सँभाले बच्चे को सुलाए, खिलाए उसके साथ, मतलब खेले उसके साथ थोड़ा, लेकिन नहीं माताजी को तो बस आगे सबसे पहले चढ़ के बैठ जाना है और कोई मतलब नहीं है, 2-4 डायलॉग मार देंगी वही बहुत है। और दीपिका की मम्मी इतना बड़ा बच्चा, क्योंकि इतना बड़ा बच्चा है तो वेट भी है, बड़ा भी हो गया है, उसको सँभाल रही हैं, उसको सुलाने की कोशिश कर रही हैं। भई ये ना पूरा खानदान ऐसा है कि जो इनके चपेट में आ जाए ना उसको ऐसा मिसयूज़ करते हैं कि बंदा जब तक हाथ ना जोड़ ले ना इनसे, तब तक उसे छोड़ते नहीं हैं। अब दीपिका की मम्मी के साथ वही हाल किया हुआ है। भई जब छोटा बच्चा था बिल्कुल, तब चलो सँभाल लिया उन्होंने, अब तो अच्छा बड़ा हो गया, 2.5 साल का हो गया है, अब तो सँभालो ना अपना बच्चा। खुद बाकी लोग भी सँभाले नहीं, बेचारी दीपिका की मम्मी ही सँभालती रहेंगी, वही सुला रही हैं, वही उसके पीछे-पीछे घूम रही है, वही ट्रेनिंग दे रही हैं। लेकिन बाकी और किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाकी रूहान, रूहान वो करने आ जाती है माताजी। और रूहान से सही में ऐसा कुछ नहीं, कोई अटैचमेंट जैसा दिखता नहीं है मुझे। और अब ये मॉल पहुँच गए हैं, मॉल में जाके इनका ना इतना मोनोटोनस सा, इतना थकेला सा व्लॉग होता है, पीछे बैकग्राउंड में थकेला सा म्यूज़िक लगा देते हैं। भई तुम्हें पता चलना चाहिए कि इंटरैक्शन चाहिए। तुम सबा के व्लॉग्स देख लो, उससे सीख लो भई, अपनी बहन से ही सीख लो। तो बेशर्मों की तरह जैसे वो व्लॉग बनाती फिरती है ना मॉल में इधर-उधर, ऑब्वियसली ऑड तो लगता ही है। मुझे कोई दिखेगा व्लॉग बना रहा है, बातें कर रहा है, कैमरा ले लेके घूम रहा है, तो मुझे भी ऑड लगेगा, भाई ये क्या पागलपन है यार, हो गया अपने घर में करो। लेकिन सबा इब्राहिम करती है और रिज़ा रेहान को ही खूब आदत है क्योंकि उसके साथ रहना है तो भई ये सब तो करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा है। दीपिका और शोएब के ब्लॉग में ये जनता जा रही है लेकिन आपस में कोई हँसी-मज़ाक नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा। अरे दीपिका को ही शूट कर लेना चाहिए था, हो सकता है उसने शूट किया हो शॉपिंग वाला कंटेंट। अभी उसके नेक्स्ट व्लॉग में आए कि हमने शॉपिंग कराई। पहले तो अभी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, फिर शॉपिंग कराई, तो यहाँ पे इन्होंने काट दिया कि भई हमने शॉपिंग कराई, अम्मी को सूट-वूट दिलाए। अब यहाँ पे रेहान की जो हालत है ना, पहले हमें लग रहा था रेहान की हालत बहुत अच्छी है, लेकिन 19-20 का ही फ़र्क है। रेहान देखा जाए तो रूहान का केयरटेकर टाइप ही बना हुआ है, धर्मदादा 2.0। अब उसके साथ बैठा है झूले में, साथ में रिकॉर्ड भी कर रहा है, कंटेंट भी बन रहा है। वो ठीक है, उसको थोड़ा-सा अपर हैंड मिल जाता है लड़का होने के कारण कि उसको किचन में लग के खाने नहीं बनाने पड़ रहे आधी रात को, उसके झाड़ू लेके सफाइयाँ नहीं करनी पड़ी, उसे सोने के लिए बेड मिल जाता है। वो सब है, इसको थोड़ा-सा हीरोगिरी करने के लिए थोड़ी ब्रांडेड चीज़ें मिलती हैं। लेकिन अदरवाइज़ ट्रीटमेंट वही है, इसको समझा वही नौकर की तरह ही जाता है। व्लॉग में थोड़ा इज़्ज़त से बात कर लेते होंगे, पीछे से इसको कोई इज़्ज़त नहीं मिलती होगी। अब रूहान को सँभालता है और हमने कितनी बार देखा है कि जब भी वो सबा के घर आता है, वो रूहान को गोदी में लेके आता है और जहाँ रूहान अनईज़ी होने लगता है, इट बिकम्स हिज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग हिम बैक टू दीपिकाज़ होम। तो वो रूहान के साथ एज़ अ केयरटेकर टाइप ही रहता है और ऐसा नहीं कि वो इस चीज़ से छूट जाएगा, वो रहेगा काफ़ी सालों तक और इनको भी पता है कि हम उसको यूज़ करेंगे अच्छे से। अब ये आ गए, गाइस बहुत दिनों बाद हम साथ में आए हैं, तो हम थाली खाने के लिए आ गए हैं। भई इनका ये सही है, जब दीपिका कक्कर और ये लोग शोएब वगैरह गए थे कश्मीर, तो सबा इब्राहिम लेके आई थी इन्हें थाली खिलाने, कि भई भाई-भाभी नहीं है, चलो अम्मी का, पापा का कौन ध्यान रखेगा, कौन घुमाएगा, बेचारे बोर हो रहे हैं, तो मैं बहुत अच्छी बेटी बनती हूँ, चलो जी ब्लॉग काटेंगे, पूरा 2 लाख कमा लेंगे और 10-15 हज़ार खर्च भी कर दिया तो कोई बात नहीं, महान भी बन जाएँगे। तो थाली खिलाने लेके आई थी इसी सेम रेस्टोरेंट में आई बिलीव। अब सालू जी गई हुई है मौदा, तो इनको भी थाली खिलानी है, इनको अपने माँ-बाप को, पिताजी तो आए नहीं भई, पिताजी को क्यों नहीं लाए? सालू जी तो पिताजी को लेके आई थी। फिर अंकल जी को घर में क्यों छोड़ा? अंकल जी के लिए थाली पैक करा के लेके जाओगी क्या? अंकल जी का खाना कौन बनाएगा? बेटी खाला तो चली गई अभी, मुझे अंकल जी की चिंता हो रही है, भई दिस इज़ नॉट फेयर, अंकल का खाना कहाँ है? अंकल को दिखाओ। तो अब ये खाना खाने यहाँ पे आ गए हैं। लेकिन अगेन अब सालू जी होती ना, तो उसमें हर चीज़ में कैसा लगा अम्मी? कैसा लगा? देखो हम अम्मी को लेके आए हैं, अम्मी को यहाँ बहुत पसंद है। रिज़ा कैसा लगा? अम्मी 2 गुलाब जामुन और खा लो। वो 10 मिनट का कंटेंट यहाँ से निकाल लेती। इन लोगों ने बस एक बार दिखा दिया, बैठ के खा रहे हैं, सब शांति से, जैसे होता है ना मनुष्यत सी फैला के, डरे-डरे, सहमे-सहमे एज़ अ टास्क समझ के कि भई एक काम है, सानू भाई ने बोला है चलना है, साथ में तो चलना है, खाना खाना है तो खाना खाना है। तो वो बहुत थकेला, एक अनईज़ीनेस सी दिखती है सबके चेहरों पे। साल-ओप्पी के सामने भी सब लोग पके हुए रहते हैं, लेकिन साल-ओप्पी पीछे पड़-पड़ के बेशर्मों की तरह ना कंटेंट निकलवाती रहती है। अरे! अम्मी और लो ना, इतना कम क्यों खा रही हो? बेटी खाला को ना बहुत पसंद है, बेटी खाला को घुमाने लाए हैं थाली खिलाने। वो सब ड्रामा कर के ना फालतूगिरी करती रहती है। लेकिन
शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ नहीं कर पा रहे हैं। वो मुझे बड़ा ऑड लग रहा है। भाई करो ना, जब तुम बेशर्म होके ब्लॉग बनाने बैठ ही गए हो, या तो तुम अपनी लाइफ प्राइवेट रख लो। हो गई बात अच्छी है कि ठीक है तुम्हें नहीं दिखाना चीजें, चीजें या जनाब का वर्ड है चीजें, कॉपीराइट कर लो वजह। तो अगर नहीं दिखानी अपनी प्राइवेट लाइफ, ठीक है मत बनाओ ब्लॉग्स। जब तुम आ ही गए, तुम्हारे परिवार की, तुम्हारे सारे खानदान की धज्जियां उड़ चुकी हैं, और ऑब्वियसली देखो जब कोई सोशल मीडिया पे आएगा ना, कोई भी इंसान, पॉलिटिशियंस भी देख लो, कोई भी पॉलिटिशियन आते हैं तो उसका पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी पब्लिक मीडिया खोद डालती है। तो आज के जमाने में तुम ये कैसा सोच सकते हो कि तुम अपनी पब्लिक प्राइवेट लाइफ पब्लिक करोगे और पब्लिक शांत बैठ के तुम्हें देखती रहेगी? पब्लिक ढूंढ लाएगी, तुम्हारे सारे गड़े मुर्दे उखाड़ लाएगी। और यही हो रहा है। जो चाहे तुम्हारे रिश्तेदार हो, चाहे तुम्हारे पड़ोसी हो, चाहे तुम्हारे बाकी दूर के रिश्तेदार हो, या कोई भी हो, कहीं ना कहीं से चीजें बाहर आती ही चली जाएंगी। तो जब तुम इस लेवल पे आ चुके हो कि भाई हमें, हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, हमारे पास ब्लॉगिंग ही एक जरिया है, तो खुल के करो ना। अब तो तुम बदनाम हो ही चुके हो, इससे ज्यादा और क्या हो गया? बचा क्या है और बदनाम होने का? तुम्हारे ना कोई, और डरते किससे हो? ना कोई रिश्तेदार है तुम्हारे, ना कोई फ्रेंड्स है, ना कोई टीवी इंडस्ट्री में किसी से कोई तुम्हारा कनेक्शन है, कोई भी नहीं है। वही मीरा रोड सैंडस्टोन वाले 10-12 लोग हैं, और वो तो सारे एक दूसरे के सामने बेशरम हो ही चुके हैं। तो तभी भी ये लोग ना कंटेंट नहीं निकाल पाए, एकदम डल सा। शॉपिंग कर ली जी, खाना खा लिया जी सुस्ती में, फिर वापस आ गए, और अम्मी और रिजा वगैरह को सबको भेज दिया था क्योंकि लास्ट में तीनों ही घूम रहे थे। अब मैडम के कपड़े देख रही थी मैं। अब मैडम देखो कॉटन का सूट पहना है, लेसम लेस वाला दुपट्टा, बाल बिखरे हुए हैं, गले में मतलब ये हेयर हेयर में रबर बैंड लगा रखा है, पजामा लेसम लेस। अरे भाई तुम जियो मॉल जा रहे हो, और तो ढंग से कपड़े पहन के जाओ ना तुम। थोड़ा मतलब जिस भी मॉल जा रहे हो, जियो मॉल या कोई भी मॉल, ढंग से अच्छे से थोड़ा तैयार व्यार होके जाओ। नहीं ऐसे ही चल पड़ते हैं। जनाब को अंधेरे में भी चश्मा नहीं उतरा है भाई, जनाब तो अलग ही लेवल पे हैं। जनाब इसको लग रहा होगा कि मेरे लिए तो भीड़ लग जाएगी, मैंने तो अभी अभी सॉन्ग लॉन्च किया है। देखने कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, न जनाब को न जनाब के सॉन्ग को, दोनों में ही पॉपट हो गया है। तो वापस जा रहे हैं, देखो रूहान को कहाँ बिठा रखा है, जो हैंडल होते हैं ना आर्म रेस्ट, उस पे बिठा रखा है। अरे मतलब गिर सकता है, चुप सकता है, उसको लग सकती है कैसे भी, लेकिन वहां बिठा के पता नहीं सॉन्ग वॉन्ग सिखा रहा था कि भाई ऐसा है कि कोई सॉन्ग सुन ही नहीं रहा मेरा। हर ब्लॉग में मुझे इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। बेटा तू ही सुन ले, बेटा तू ही थोड़ा एक्शन कर ले, तू ही थोड़ा देख लिया कर, तेरे को बजा बजा के हम सुलाया करेंगे इसको, ताकि हमारे थोड़े व्यूज ही बढ़ जाएं। तो वो उसी में टाइम पास, वही थकेला। और हाँ मैडम जी आके बैठ जाती, देखो हमने ना बहुत डीकेआई का लॉन्च किया है, नए कपड़े आए हैं, मैंने जो पहना था ग्रीन वाला बहुत तारीफ की लोगों ने, जो अंकित के घर पहना था वो एक्चुअली ठीक लग रहा था सूट इसका, और मैडम भी ठीक लग रही थी। तो मेरी तबीयत अभी थोड़ी लो है। भाई लो है तो रेस्ट कर लो ना, किसने बोला है तुम भाग भाग के जाके घर की सफाइयां करो? अभी मैं ये पहनने वाली हूँ ईद पे, देखो बहुत अच्छा बॉर्डर है, ये है वो है। मैडम अपना लेबल डीकेआई का पूरा प्रमोशन करने में लगी हुई थी, और कि मैं ऐसा पहनूंगी, लोगों ने बड़ी तारीफ की, देखो नया सूट एग्जैक्टली ग्रीन जैसा ब्लैक भी है, और उसका कॉस्ट काफी कम था। एक्चुअली ये ब्लैक वाला सूट है ना, इवन ब्लैक का जो पिंक कॉम्बिनेशन है और जो इसका दुपट्टा है वो अच्छा लगा ये, लेकिन फ्रंट पे इतना बड़ा पैच वर्क मुझे संभव अच्छा नहीं लगा। लेकिन कॉस्ट बहुत कम है इसकी, ऑलमोस्ट 3,000 से भी कम थी शायद। तो मैडम ने ना अभी जनाब के ब्लॉग में भी इन्होंने प्राइजेस दिखाए हैं, तो 60-70% प्राइस कम कर रखे हैं। जो 8-9 हजार के होते थे वो 2,500-3,000 के बिक रहे हैं। भैया मैडम का चल क्या रहा है, इतना अजीब अजीब फ्लक्चुएट कर रहे हैं इनके प्राइजेस। अब ये थोड़ा सा पार्ट में वो वाला ऐड किया है, जिसमें ये धर्म दादा के घर गए थे। अंकित के घर वाला तो मैंने बनाया था, धर्म दादा के घर भी गए थे जो जनाब ने शायद बनाया था। अब धर्म दादा के घर गए हैं, लेकिन तभी भी इन्होंने बहुत ज्यादा ऐसा कुछ पूजा वूजा करते हुए ऐसा कुछ नहीं दिखाया। बाकी सब एटलीस्ट गए हैं, वो भी अच्छी बात है, क्योंकि अब इन्हें लग रहा होगा कि भाई हम एक सर्टन टाइप की ऑडियंस को टारगेट करते रहेंगे तो हमारे व्यूज बढ़ नहीं पाएंगे। तो अब ये थोड़ा सा फॉरवर्ड या मॉडर्न होने या सेक्युलर होने की कोशिश कर रहे हैं। अब धर्म दादा का घर छोटा सा है, ऑब्वियसली जो इनके घर में एज अ हेल्पर रहेगा तो उसका घर कोई बहुत बड़ा तो नहीं होगा ना। अब यहाँ पे आए हैं और सेंटर ऑफ अटेंशन बन गए हैं, फोटो वोटो खिंचाई, ब्लॉग बनाया, धर्म दादा को भी लिया इन्होंने, और अच्छा लगा मुझे, चल ठीक है। लेकिन जब बच्चे को छोड़ने धर्म दादा नीचे गए, तो मैंने देखा धर्म दादा के सर पे, माथे पे टीका लगा हुआ था, और जनाब के पे नहीं, और दीपिका कक्कर के भी नहीं लगाए। तो भाई टीका भी नहीं लगवाएंगे, उन्होंने मना कर दिया कि टीका भी नहीं लगवाएंगे। अगर तुम जा ही रहे हो तो इतना भी क्या है, सलमान खान भी तो टीका लगवाता है, तो ऐसा ऐसा भी क्या है, इतना भी क्या रिजिड होना अपने रिलीजन के लिए कि तुम वहां जा भी रहे हो फिर टीका भी ना लगवाओ।
इससे अच्छा फिर जाओ भी मत, राइट? मैं तो ये मानूँगी, क्योंकि अगर उसने बोला होगा कि साहब टीका लगा दूँ और उसने बोला होगा नहीं अभी नहीं लगाओ, तो कितना खराब लगा होगा। पता नहीं, मेरी सोच है, बाकी सबकी अलग-अलग सोच हो सकती है इस बारे में। अब यहाँ पे दिखा रहे हैं कि धर्मदादा की बिल्डिंग में ही हमने एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट लिया है जिसको वेयर हाउस बनाया। अब ब्लू पॉलीथिन में इनका सामान आता है भर-भर के। भर-भर के ब्लू पॉलीथिन में ऐसे सूट आते होंगे, सोचो, या बने-बनाए सूट आते होंगे, क्योंकि इन्होंने टेलर तो अभी रखा है। और इसमें इतने सारे सूट इनके बिक रहे हैं, या ये पता नहीं क्या दिखाना चाह रहे हैं, या टैक्स का कुछ बचाना चाह रहे हैं। टैक्स तो तब बचाएँगे जब ये इतना पैसा कमा रहे होंगे। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, क्योंकि पिछले 2-4 महीनों से तो दोनों मिला के सालू जी से तो कम कमा रहे हैं। अब सालू जी से कम कमा रहे हैं, तो सालू जी अपनी टैक्स कैसे बचा रही है, अगर इनको टैक्स बचाने के लिए ये सब करना पड़ रहा है तो? तो भैया सालू जी का तो अलग ही धंधा चल रहा होगा, क्या पता क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। इनके यहाँ सही में किसी को रेड वेड मारनी चाहिए, पता चले कि भई इतना पैसा जो अंधा कमाई हो रही है, जा कहाँ रही है। अब मैडम जी का जो बिज़नेस चल रहा है ना, ये दिखा तो अभी रहे हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है, और आप लोगों को लग रहा था कि मेरे पास स्टॉक नहीं है, ये है, वो है। अब ये रिवाइव करने की कोशिश तो कर रहे हैं, और प्राइसेज़ भी इन्होंने इसीलिए डाउन किए हैं। इन्हें समझ आ गया कि अगर प्राइस डाउन नहीं किए तो दे वोंट बी एबल टू सस्टेन देमसेल्व्स इन द मार्केट, क्योंकि लोग इंडिया में रह रहे हैं भाई, गलियों में रहते हैं, शहरों में हर थोड़ी दूर पे या कहीं भी किसी मोहल्ले में बाज़ार होते हैं, लोकल बाज़ार, और इस टाइप के कॉटन के सूट, डेली वियर के सूट हर जगह मिलते हैं, और वो चीप रेट पे मिलते हैं। और मीशो-वीशो पे लोग ऑर्डर करते रहते हैं आजकल। तो ये क्यों मँगाएँगे 10-10 हज़ार के कॉटन के सूट, 8,000 के कॉटन के सूट, और जिसमें रिटर्न भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, इसमें रिटर्न भी नहीं था। तो कौन क्यों रिस्क लेगा ऐसा पैसा फँसाने का? होता है जनाब का व्लॉग शुरू, जो लेटेस्ट है। अब जनाब ने सोचा होगा बहुत हो गई गणपति पूजा, अब हमारा बच्चा पढ़ेगा नमाज़। तो बच्चे को बिठा दिया बेचारे को टोपी-वोपी लगा के। भाई टोपी क्यों लगाई है बच्चे को? और सॉक्स पहना दी। चलो जी, माता जी, अम्मी जी बैठ गई एकदम सज-धज के, भैया अम्मी जी आ जाओ जी कंटेंट देने। सालू जी नहीं है तो कंटेंट यहाँ आपको देना पड़ेगा। अम्मी जी नमाज़ पढ़ रही है, मुझे नहीं पता जो भी पढ़ रही है, मुझे नहीं पता। तो अगर कुछ और है तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बच्चे को बिठा दिया। अब ये क्यों शूट करना चाहते हैं? क्यों दिखाना चाह रहे हैं? भई बच्चे के खेलने-कूदने की उम्र है, लेकिन इसको बिठा दिया, अम्मी जी सिखा रही है कि ऐसे करो, ऐसे दुआ पढ़ो और ऐसे चूमो। बेटा हाथ जोड़ना नहीं है, हाथ ऐसे फैला के रखने हैं। हाँ, हाँ, अब सही है। तो ये बच्चे पे कर रहा है कि भैया बहुत नानी ने पता नहीं क्या-क्या सिखा दिया है। बच्चा दूसरों के घर में जाके बोल के आता है, भगवान जी माचिस, दिया जलाओ, घंटी बजाओ। कहीं ये मेरा कर्मा तो नहीं आ रहा कि मेरी बीवी जो स्टेज पे बोल के आई थी कि हमारे घर मंदिरों की घंटियाँ भी बजती हैं और अज़ान भी, और आज तक मंदिरों की घंटियाँ नहीं बजी, कहीं मेरा बेटा मंदिर की घंटियाँ ना बजा दे, तो इसलिए पहले उसको नमाज़ वगैरह पढ़ना सिखा देते हैं। तो बच्चे के साथ फिर माताजी को बिठा दिया। ये वाला पार्ट मुझे ना अक्सर बोरिंग लगता है। कभी-कभार ही ठीक लगता है, लेकिन ये बहुत ना बंदर का ड्रामा टाइप लगता है। सब लोग आस-पास बैठ जाएँगे, उससे बार-बार बोलेंगे, ये रिपीट कर, ये बोल, वो बच्चा को रिएक्ट करेगा, वो 2 वर्ड बोलेगा, फिर हँसेंगे। ये कोई मतलब कोई ड्रामा चल रहा है क्या? एक ऑर्गेनिक वे होता है कि बच्चा जो इंटरैक्ट कर रहा है लोगों से, वो तुमने कैप्चर कर दिया। एक होता है कि फ़ोर्स्ड रिएक्शन लेना, तो ये फ़ोर्स्ड रिएक्शन लगता है। ये ज़बरदस्ती खड़ा करके उसको बुलवाया जाता है। पढ़े हैं जी, गाइस ऐसा है, अब हम जा रहे हैं जियो मॉल, और हम जाएँगे फर्नीचर शॉपिंग करने वेस्ट एल्म। वेस्ट एल्म एक बहुत बड़ी हाई एंड ब्रांड है, और फिर वहाँ से हम फर्नीचर शॉपिंग करेंगे। भाई ने 4-5 बार बोला कि वेस्ट एल्म जा रहे हैं, दिखा भी दिया कि हम यही जा रहे हैं, कि ऐसा मत समझ लेना कि हम IKEA चले गए और सस्ती शॉपिंग करके आ गए। और बच्चा सो रहा है। भई बच्चा सो रहा है, बेचारे बच्चे को नानी के पास ही छोड़ आते, क्यों परेशान करते रहते हो बच्चे को लेके? उसको मतलब अपनी एज के बच्चों के साथ खेलने दो, या प्ले स्कूल डालो, या कुछ करो ताकि उसकी अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। तुम उसे सारे दिन घर में बाँध के रखते हो, या फिर ऐसे ही बस कार में बिठा के कहीं दूर-दूर उन्हें मॉल में ले जाते हो। दीपिका कक्कर के बारे में कह रहा है कि दीपिका कक्कर का टेस्ट होना है। गाइस जो पेट स्कैन बोला था, पेट स्कैन तो नहीं होगा, अभी सिर्फ ब्लड टेस्ट होगा, फिर उसके बारे में पता चलेगा। हम जाएँगे कल कोकिला बहन, उसके लिए अलग से व्लॉग काटेंगे हम। अब देखो दीपिका आज थोड़ी अच्छी लग रही है मुझे। सूट की वजह से नहीं कह रही हूँ, उसका मेकअप थोड़ा-सा अच्छा है, इसकी जो अदरवाइज़ कई बार इतनी अजीब लगती है। तो अब जियो मॉल आई है ना, तो तैयार होके आई है। जो कल वो पिछले वाले मॉल में गई थी ना, तो ऐसे उठ के आ गई थी। इसको लगा होगा नहीं, नहीं आज जियो मॉल जा रही हूँ, तो हो सकता है कोई मुझे पहचान ले। बाकी मेरी ऑडियंस तो थोड़ी-सी अच्छी होती है, तो वो ऐसे मीरा रोड की गलियों में नहीं मिलेगी। मैं तो सिर्फ़ सेलिब्रिटी हूँ बड़ी वाली, तो मुझे तो सिर्फ़ जियो मॉल में ही लोग पहचानने वाले मिल सकते हैं। आके बोलती है मुझे चाय पीनी है, चाय पीनी है। चलो जी, चाय तक तो ठीक है। जियो मॉल में कौन अपने पराठे बाँध के लाता है भाई, कि क्या है?
मतलब कोई आस-पास देख रहा होगा, बोले ये क्या है भाई? तुम मतलब अगर अपने पराठे खाने थे तुम कार में ही खा लेते, तुम घर से खा के आते। मतलब नहीं तो कार में खा लेते, चलो घर से खाने का टाइम नहीं था, उस टाइम भूख नहीं थी। सबसे पहला काम बहन जी ने आके अपनी चाय लिया और पराठे खोल के जो भी है मेरी रागी की रोटी है और ये है जो भी है खा रही थी। कितना ऑड लगता है। ये आज के ज़माने में कोई नहीं कर रहा होता। लेकिन नहीं जी, मैडम को ये दिखाना है कि वो एक पर्टिकुलर डाइट पे है ताकि लोग क्वेश्चन ना करें कि भई ये हो क्या रहा है? कल तो ये थाली खा रही थी बैठ के वहाँ पे, तब तो इसने अपना रागी का पराठा नहीं खोला। लेकिन इसका भी है ना एक कंसिस्टेंसी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये कुछ भी बोलते हैं ना, कंसिस्टेंसी नहीं रखते। अपनी चीज़ें बोल के ये अगले दिन तक खुद याद नहीं रखते। तो वैसे ही चलता है, कभी याद आता है इन्हें अचानक से तो उसको फ़ॉलो कर लेते हैं। फिर भूल जाते हैं तो वो हफ़्तों भूल जाते हैं। अब ये डाइनिंग टेबल और सोफ़ा और कई सारी चीज़ें लेने आए हैं। और डाइनिंग टेबल ले रही है। अब डाइनिंग टेबल वैसे इसकी ना बड़ी अजीब-सी डाइनिंग टेबल थी। लेकिन डाइनिंग टेबल जो ये ले रहे हैं ना, उसमें ये देखिए कि कॉर्नर्स जो हैं टेबल के कितने शार्प हैं और रुहान के लगने के चांसेस हैं। रुहान अभी इतना भी बड़ा नहीं हुआ कि उसके लगे ना, क्योंकि बच्चे टेबल-वेबल के नीचे घुस जाते हैं, फिर चोट लग सकती है। लेकिन शायद ये इस बारे में सोचते नहीं हैं या रुहान शैतान बच्चा नहीं है। वरना जनरली 2 ढाई साल के बच्चे इतने शैतान होते हैं ना कि वो हर कॉर्नर में जाते हैं, हर जगह चोट खाते हैं। तो ख़ैर, तो इन्होंने डाइनिंग टेबल चेंज कर रहे हैं। अब टेबल और चेयर ना ये कुछ मैचिंग भी नहीं लग रही है। ये लेदर वाली चेयर इस टेबल के साथ जा भी नहीं रही है, बट जो भी है इन्होंने ये सेलेक्ट किया है। सोफ़ा इन्होंने सेलेक्ट किया है ये सेक्शनल वाला, जो थोड़ा-सा ठीक है, लेकिन पता नहीं कैसे बैठेंगी। इसकी अम्मी बैठ गई और बेटी खाला बैठ गई और सालू जी बैठ गई ना, इसके अलावा जगह नहीं मिलेगी। रिज़ा भी बैठ गई। 4 के बाद तो मतलब कोई बैठ ही नहीं सकता इस पे। बट इन्होंने ये वाला लिया है। अब इनका लिविंग रूम है ना, वो काफ़ी बड़ा है और वो व्हाइटिश सा है सारा, बेज सा कलर, क्रीमिश सा। तो उसमें ये भी सोफ़ा भी ऐसे ही कलर का, तो थोड़ा-सा कंट्रास्ट ऐड कर सकते थे, बट ठीक है, मैडम जी को बहुत बड़ी डिज़ाइनर है, उनको ये पसंद आया। तो मैंने वेस्ट एंड पे जाके देखा है सोफ़े की कॉस्ट, तो दिखा देती हूँ। तो ये पौने $3000 के आस-पास है, तो आप मान लो 2.5 लाख के आस-पास पड़ेगी, टैक्स-वैक्स, जीएसटी वगैरह लगा के। तो ये तो सोफ़े की कॉस्ट है। सोफ़े के ऊपर कुशन्स वगैरह भी होंगे थोड़े कंट्रास्ट कलर के। फिर इन्होंने एक सिंगल चेयर ली है, फुट रेस्ट लिया है, डाइनिंग टेबल ली है, लैंप वगैरह लिया है और भी हो सकता है छोटी-मोटी चीज़ें ली हों। तो मैडम जी ने करीब 5-6 लाख का बजट तो बना दिया होगा इस दुकान का। और अब सालू जी चिढ़ जाएँगी, "फ्रेंड, हम तो घटिया वाले रूम में रह रहे हैं मौदा के, जिसमें दीमक लगी हुई है लकड़ियों में। फ्रेंड, हमारा तो ड्रेसिंग टेबल का कलर भी निकल गया फ्रेंड और साबुनदानी में पानी भी भर गया। फ्रेंड, हम तो बहुत ही गँवार वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। भाभी को देखना, वेस्ट एंड से जाके 5-6 लाख का फर्नीचर लेके आई है। हम भी जाके सीधा मीरा रोड जाते हैं, सबसे पहले अपना ग्रीन वाला सोफ़ा चेंज करेंगे फ्रेंड्स। हम भी भाभी का बिल्कुल कॉपी करते हैं।" तो भैया डिट्टो मान लो कि सालू जी आते ही सबसे पहले वेस्ट एंड आएँगी और यहाँ से फर्नीचर लेके जाएगी। और अगर वेस्ट एंड नहीं भी आई तो वो किसी और हाई एंड फर्नीचर शॉप पे जाके सोफ़ा चेंज करेगी ही करेगी। तो मैडम जी ने यहाँ से लिया और मैडम आज अच्छी लग रही थी, भई पता नहीं क्यों हुआ, थोड़ी-सी ग्लो कर रही थी और थोड़ा मेकअप, हेयर और सारा लुक उसका सही था। कहता है कि और जनाब कहता है कि मैं यहाँ बैठ के आराम से लेटा करूँगा ऐसे। भाई जनाब ना सही में इसको लेटने के अलावा कुछ और काम नहीं आता है। भाई घर से बाहर निकलो, कुछ काम-धंधा ढूँढो, लोगों से मिलो, नेटवर्किंग करो, कुछ तो करो। तुम अभी फिर भी रिलेटेबल हो, लोग तुम्हें जानते हैं और 4-5 साल बाद बिल्कुल ही घर में बैठने लायक हो जाओगे और तुम्हारी एज भी निकल जाएगी। अभी मेरे को लगता है ऑलमोस्ट 40 इयर्स का होगा ये बंदा। अब 45 के बाद ये क्या करेगा इंसान? मतलब मुझे समझ नहीं आता ऐसे ये कैसे कोई घर में सिर्फ़ पड़े-पड़े टाइम पास कर सकता है? ये बोर नहीं हो जाते क्या? मतलब डिप्रेशन आ जाए इंसान को अगर कोई घर में पड़ा ही रहे और कुछ काम ही नहीं है एक्सेप्ट फॉर फ़ोन के देखने के कि क्या कमेंट आए हैं और कमेंट्स में भी कौन-सा इन्हें प्यार मिल रहा है, नेगेटिविटी ही तो मिल रही है। तो इतनी नेगेटिविटी, इतनी मतलब घटिया कमेंट सुन-सुन के इनको पता नहीं कैसे दिन-रात रह पा रहे हैं या एक-दूसरे के कमेंट्स पढ़ते होंगे। भाई-बहनों में इतनी जलन है कि भई सारी फैमिली एक साथ थाली खाने नहीं गई है। सालू जी को पता था अगर सारे जने एक साथ थाली खाने जाएँगे तो भाई-भाभी तो हमारे साथ आएँगे नहीं थाली खाने। और इसको पता था कि अगर मैं सालू जी के होते हुए सालू को बुला लूँगा तो सनीत को तो एकदम से काम आ जाएगा कि रेस्टोरेंट में काम है, तो वो नहीं आएगा, तो कुछ तो गड़बड़ होएगी। तो कॉम्पिटिशन इतना सॉलिड है कि सारे साथ में बैठ भी नहीं सकते एक टेबल पे ये लोग, सिर्फ़ नौटंकी करने के लिए आते हैं। बर्थडे ब्रिंगिंग्स, बर्थडे, एनिवर्सरी बस यहीं तक आते हैं, इसके अलावा कोई प्यार-मिलाप कुछ नहीं है, एक-दूसरे के घर आना-जाना नहीं है। ज़बरदस्ती अब तो ऐसा हो गया फ़ोर्स्ड जाना पड़ रहा है, एक-दूसरे के घर जाना पड़ रहा है तो कोई रीज़न होना चाहिए। ये तो भाई-बहन हैं। गाइस हमने बहुत मस्ती की, रूहान ने बहुत मस्ती की, अब हम घर जा रहे हैं
अब ये रेहान की फ्रेशर्स पार्टी थी, अगले दिन होगा, और फ्रेशर्स पार्टी में इसको जाना था, तो दीपिका कक्कड़ ने बोला होगा कि तैयार हो जाए तो मुझसे मिल के जाना, बेसिकली मेरे को कंटेंट दे के जाना कि भैया हम तुम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कंटेंट तो दो, कपड़े दिला रहे हैं तो पहन के दिखाओ, भाई दिखाना चाहिए पब्लिक को कि हम तुम्हें रिजा से बेटर रख रहे हैं, कपड़े तो ढंग के दिलाते हैं, बाकी और भी ज्यादा रिजा से तो फ्रीडम है ही इसको कि फ्रेंड्स के साथ जाने का तो मिल रहा है। रिजा के तो आज तक फ्रेशर्स पार्टी नहीं हुई, वो भी तो 12th में है। एक्चुअली ये रेहान 12th में है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, रेहान को ये पूरे दिन मॉल ले गए थे, भाई इसके भी नंबर कम लेके आओगे क्या तुम, इसको भी फेल करोगे क्या? कभी ये सालू जी के साथ मॉल जा रहा होता है, कभी सालू जी के साथ फर्स्ट टाइम हैदर का सेलिब्रेशन कर रहा है पूरे पूरे दिन, कभी ये भाभी जी के साथ जा रहा है, मतलब ठीक है और अपने आप भी घूमता ही होगा, तो इसको पढ़ने दो ना, 12th है। ये मुझे लगता है कि हो सकता है जनाब ने सोचा होगा इसका 12th कराएंगे और उसके बाद बोलेंगे भाई अब हम हाथ खड़े कर रहे हैं, अब बेटी खाला खुद संभाले। बेटी खाला तो भाई बेटी खाला है, वो तो भाई सालू जी उसका पीछा छोड़ने नहीं वाली, बेटी खाला को आज़ादी अभी मिलने नहीं वाली, जब तक ब्लॉगिंग चलेगी बेटी खाला नहीं आज़ाद हो सकती, ये तो मान के चलो, क्योंकि बेटी खाला में इतना दम है ही नहीं, जब तक इनमें खुद दम नहीं आएगा ना इनको आज़ादी नहीं मिलने वाली। भैया खुद ही उठानी पड़ेगी अपनी गर्दन और अपनी आवाज़, तभी तुम्हें आज़ादी मिल सकती है, नहीं तो भैया बैठे रहो फिर गुलामी करते रहो सारी ज़िंदगी। यहाँ पे गाइस अब हम जा रहे हैं कोकिलाबेन हॉस्पिटल, इसके कुछ टेस्ट होने, ये हीरो बना हुआ है चश्मा वश्मा लगा के, और दीपिका एकदम उसको वो दिखाना है कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ तो अपना थोड़ा सा सुस्त फेस। अरे भाई तुम तभी तैयार होकर जाती ना वैसे ही जैसे जियो मॉल गई थी, लेकिन नहीं 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि तुमने ऐसा मिसमैच गंदा सा दुपट्टा ओढ़ लिया, गंदा सा कपड़े पहन लिए। माना कि तुम हॉस्पिटल में ऑब्वियसली इतना तैयार वैयार होके नहीं जाओगे, लेकिन एक नॉर्मल सा मैचिंग सा सूट तो पहन लोगे, और लेकिन ऐसे मुंह धो के ऐसे गई है जैसे पता नहीं क्या होने वाला है इसको, तो फिर जनाब को ही बोलो ना, वो भी तो थोड़ा सा चश्मा वश्मा उतार के दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के थोड़ा ऐसा दिखाएं कि कंसर्न है तुम्हारे लिए। जनाब का तो हीरोपंती नहीं छूट रही है अभी, जनाब को लग रहा है कि मैं तो हीरो बन गया। जनाब भाई तुम्हारे मिलियन व्यूज नहीं आ रहे हैं, थोड़ा पुश करो अपनी ऑडियंस को, थोड़ा सा दुआ करो जैसे करती है ना तुम्हारी बहन, गाइस दुआ करना तो थोड़ा दुआ हुआ करवाओ, तब जाके मिलियन व्यूज आएंगे उस पर। अब घर आके फिर वही रूहान को दिखा रहे हो, क्रिप हटा रहे थे तो रूहान कहता है रूहान निन्ना, तो वो दिखाया उन्होंने जरा सा, अरे अम्मी को बुलाओ, अम्मी को कंटेंट बनाओ, रिजा रेहान को कंटेंट बनाओ। रिजा तो बड़ी खुश हो गई, रिजा को तो लग रहा होगा चैन मिला, सालू ओपी गई, थोड़ा आराम से मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी, टाइम पे सोऊंगी, चैन से रहूंगी, तो रिजा तो बड़ी खुश हो गई। और दीपिका कक्कर देखो कितना बड़ा हो गया है ना, अब तो बोलने भी लगा है, कितना क्लियर बोलता है, वो सब ठीक है, इतना प्यार आ रहा है उसको, लेकिन ये बैठी कैसे हुई थी, मैं देखी यहाँ पे धर्म दादा निक्कू सब घूम रहे हैं, व्लॉग बन रहा है, लेकिन ये कैसे पसरी हुई है? भाई उठ के थोड़ा ठीक से तो बैठ जाओ, कितने आलस से भरे हुए हो तुम लोग, कैसे रहते हैं ये लोग? उसके बाद बस लेबल डीकेआई का ही तमाशा, लेबल डीकेआई में इतना प्यार मिला, हमारे पास कलेक्शन नहीं थी, हमने एक सेल स्टार्ट कर दी है, ये है वो है, हमारे पास अभी अब 2 टेलर आ गए, 2, गाइस कैन यू बिलीव इट, 2 टेलर्स हैं हमारे पास जो हमारे कपड़े बना के दे रहे हैं, और हमने पूरा एक घर ले लिया है, उसको वेयर हाउस बनाएंगे, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। अब मैडम ने जो प्राइसेस दिखाए तो सब में देखो डिस्काउंट अच्छे खासे चल रहे हैं। अब जिसने बेचारे ने फुल प्राइस पे लिया होगा तो रो रहा होगा ये क्या है भाई, ये तो इन्होंने 40-50% 60% डिस्काउंट पे लिया है सारी चीजें। अब ये 9,500 का सूट 3,500 में बेच रहे हैं, तो काफी डिस्काउंट कर दिया इन्होंने, या तो इन्हें लग रहा है कि भैया फटाफट माल बेचो और रैप अप करो, हो गया, या फिर इन्हें लग गया कि अगर बेचना है तो तमीज से बेचना पड़ेगा, पब्लिक इतनी भी बेवकूफ नहीं है। और ये वही लेडी है जो ना कोविड के टाइम पे रोड साइड शॉपिंग करती थी, और जो होते ना छोटे छोटे वेंडर्स, जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं, उनमें कहती थी कि अरे नहीं डिस्काउंट दो गाइस, मैं तो बहुत ना बार्गेन करके शॉपिंग करती हूँ। भाई जब तुम बार्गेन करके शॉपिंग करते हो, जो प्राइस दुकानदार बता रहा है उससे लड़ रहे हो 50 रुपए के लिए, और ये गोवा भी गई थी ना, कुछ झुमके उमके खरीद रही थी जो बीच पे लेडीज बेचती है ना, तो वो कितना मार्जिन रखेंगे, बहुत कम मार्जिन रखेंगे, लेकिन उस पे भी लड़ रही है, ये मुझे ये दे दो, इतने प्राइस पे दे दो, अगर 5 लूंगी तो एक फ्री मिल जाएगा क्या, वो सब कर रही है। फिर जब तुम अपना ब्रांड खोल रहे हो तो फिर तुम वो ऐसे एक्सेप्शनल प्राइजेस रख रहे हो, तो तुम तो मतलब बहुत ही बड़े दोगले हुए फिर। अब चलिए देखो मुस्तफा सॉन्ग, तो मैंने सोचा भाई देख लेते हैं, जनाब जी का सॉन्ग आया, बेचारों को 1 मिलियन व्यूज नहीं मिल पाए हैं, तो मैं भी अपना एक व्यू दे ही देती हूँ। अब देखा तो मुझसे पूरा देखा भी नहीं गया, मैं तो पूरा व्यू भी नहीं दे पाई, मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया। अब जो सॉन्ग चल रहा था, अब इस पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि इन्होंने ना कोई इस्लाम की कोई नात पढ़ी है, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में,
लेकिन जो भी पढ़ाया है इसने उस पे म्यूजिक नहीं होना चाहिए, ऐसे इसको कमेंट्स आ रहे हैं कि ये तुमने ठीक नहीं किया। अब मैं तो इसे एज अ म्यूजिक एल्बम की तरह देख रही थी, लेकिन तभी भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आया। ना विजुअली अपीलिंग था ये, ना कोई सॉन्ग ही मुझे कुछ ज़्यादा ऐसे इंटरेस्टिंग लगा सुनने में, और ना ही मुझे कोई इसमें स्टोरी सी बनती दिखी, और ना जनाब की कोई एक्टिंग ऐसी थी कि भाई जनाब को ही देख लिया जाए। तो ओवरऑल बिल्कुल ही बेकार का सॉन्ग था। पता नहीं इतने व्यूज़ भी इसको क्यों आ गए हैं। भाई को इसको तो सबा के पास पहुँचना पड़ा कि सालू अपी थोड़ा-सा प्रमोट करो, तो सालू अपी ने अपने इंस्टा पे स्टोरी लगा रखी है। स्टोरी भी नहीं, पूरी रील बना के लगा रखी है, भई भाई का सॉन्ग आया देख लो थोड़े लोग, तभी भी जाके 1 मिलियन नहीं हो पाया। तो ये है इनकी असलियत कि अगर ये अपने व्लॉगिंग से बाहर निकल के कुछ करना चाहेंगे, तो ये इनको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो भई तुम्हारे पास सिर्फ़ एक ही चीज़ बची है, व्लॉगिंग, तो उसको ढंग से कर लो अगर तुम्हें और पैसा कमाना है, और नहीं हो पा रही तो बंद कर दो। खैर बंद तो क्यों करेंगे? एक्चुअली देखा जाए तो जनाब का जो लेटेस्ट व्लॉग आया है, उसपे 671 के व्यूज़ हैं आज के अभी के इस मोमेंट पे। तो ये मान लो चलो 700 के व्यूज़ आते हैं, तो 700 के व्यूज़ में जनाब को 60,000 70,000 रुपीज़ तो आराम से मिल जाएँगे, आराम से। तो 60-70,000 अगर एक ऐसे घटिया से ब्लॉग पे मिल रहे हैं, तो 60-70,000 में तो इनको 2 बंदों का सैलरी निकल जाएगी, धर्मदादा निक्को की सैलरी निकल जाएगी, 2 नहीं तो मतलब 1 सैलरी तो 100% पूरी निकल जाएगी। तो अगर एक घटिया से ब्लॉग में एक बंदे की सैलरी निकल जाती है, तो क्या बुराई है? क्योंकि और तो कुछ कर ही नहीं रहे ना ये। तो फिर लोगों को लग रहा है डाउनफॉल, एक्चुअली डाउनफॉल नहीं है। डाउनफॉल कंपैरिज़न में है, लेकिन वैसे डाउनफॉल फिर भी नहीं है। अब ये देखो कि संभावना सेठ रोज के ब्लॉग डालती है, उसके ब्लॉग्स 350-400 के पे चल रहे होते हैं मोस्टली। अभी गणपति के टाइम पे थोड़े से बढ़ गए हैं, लेकिन काफी टाइम से उसके कई महीनों से 350-400 वाले स्टेट पे हैं। तभी भी वो डाल रही है, छोड़ थोड़ी ना रही है, और जबकि उसके व्यूअर्स ज्यादा हैं और सबा इब्राहिम से ज्यादा है उसके व्यूअर्स, तभी भी उसके पास व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो लेकिन उसने छोड़ा नहीं है, क्योंकि 300 के व्यूज पे भी वो 25-30 हजार तो आराम से कमा रही है हर ब्लॉग का, तो और कितना चाहिए? मतलब 25-30 हजार रोज का कमाओ बैठे बैठे, कुछ भी ना करके, तो तुम अच्छा पैसा कमा ही रहे हो, और ब्रांड डील्स भी आती हैं। तो इनका यही है कि इनको बंद नहीं करना है, और थोड़ा सा बस इन्हें सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा और बेशर्म होना पड़ेगा कि बदनाम तो भैया तुम हो ही चुके हो मार्केट में, और तुम्हारे पास कुछ और ऑल्टरनेटिव है नहीं सर्वाइव करने के लिए। तो सालों ओपी से सीखो, पूरा जाओ इधर उधर का जो भी बिल है पकड़ के वे उसको ब्लॉग में दिखाओ और अपना छापो पैसा। और मुझे ये देखना कि सालों ओपी के भैया तुम मौदा क्यों नहीं जा रहे हो? सालों ओपी इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन करने वाली है, वहाँ पे पूरा हॉल वॉल बन रहा है। मौदा में हैदर्स फर्स्ट सेलिब्रेशन इन मौदा चलेगा अभी। तो यहाँ से कौन जाने वाला है? जनरली जाते हैं सब लोग, मायके से जाते हैं, इन्विटेशन मिलता है उन्हें प्रॉपर। लेकिन भाई ये तो 4 फ्लोर ऊपर अपनी बहन के ससुराल वाले जब आए होते हैं, तो उनसे मिलने नहीं जाते, उनको अपने घर नहीं बुलाते, तो ये मौदा तक कहाँ जाएँगे? तो चलिए जी, ये थे सालू जी के भाई के और भाभी जी के व्लॉग्स, और कल तक आ जाएगा सालू जी का एक और व्लॉग। अभी नानी से मिल ली, हैदर के बेटी खाला से मिल ली, अभी देखते हैं किससे मिलेगी फर्स्ट टाइम। तो और कौन बचा है? हो सकता है किसी मामू-वामू के घर पहुँच जाए बेशर्मों की तरह। और रुकैया का नाम नहीं लेती है वो। रुकैया से तो भैया इसको इतनी एलर्जी हो गई है। रुकैया को इसने इतना शूट किया, इतना यूज़ किया, रुकैया भी शांति से बैठी है। भैया रुकैया तुम ही मुँह खोलो, तुम बोलो इनके बारे में, कोई तुम्हें रोक थोड़ी रहा है, डरने की क्या ज़रूरत है? मोहदा में रह के तुम डरोगे क्या? तुम तो मोहदा के खिलाड़ी होने चाहिए। ये है बाहर से आई हुई, तो इससे क्या डरना? तुम खोलो अपना मुँह, देखो नेहा फैज़ी को कैसे आराम से बोलती है। तो चलिए जी, इनके अभी नेहा फैज़ी का आएगा, मुझे उसका इंतज़ार है। तो बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।